Hello students, welcome once again in the NCERT exercise solution of unit number 4, chemical bonding and molecular structure. In last sessions we completed up to 4.16. Today we start with 4.17 and onwards. So the questions is asked in question number 4.17 is like that. It's define electronegativity. And how does it differs from electron gain enthalpy? Mind well, this question is not from unit number 4. It's the mainly questions of this prior unit is unit number 3. But anyway, we give the answer in a very satisfactory way. So electronegativity is the ability of an atom in a chemical compound to attract a bond pair of electrons towards itself. यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, पहले मोलेक्यूल होने चाहिए और ये मोलेक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं जिसमें जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो वो अपना जो बॉन्डेड पेयर है वो अपनी तरफ खींचेगा. बट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट टू विच इट इज बाउंड. सो इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इट इज ओनली अ रिलेटिव नंबर. So on the other hand, electron gain enthalpy is the enthalpy changes that take place when an electron is added to a neutral gaseous atom to form an anion. So it cannot be negative or positive depending upon whether the electron is added or removed. So an element has a constant value of the electron gain enthalpy that can be measured experimentally. फिर एक और क्वेश्चंस की हम तरफ आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 4.18 में एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. हमें यहां पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करनी है. सो व्हेन टू डिसिमिलर, क्योंकि जो सिमिलर होते हैं उसमें पोलैरिटी होती नहीं है. समझ में आ रहा है? एटम्स हैविंग अ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंबाइंड टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड. The bond pair of electron is not shared equally, so the bond pair shifts towards the nucleus of the atom having a greater electronegativity. तो उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन गेट्स डिस्टॉर्टेड and the electron cloud is displaced towards to the more electronegative atom. As a result, the electronegative atom becomes slightly negative in charge while the other atom becomes slightly positively charged. So the opposite poles are developed in the molecule, or sometimes called as dipole too. And this type of bond is called as a polar covalent bond. We know that hydrochloric acid contains a polar covalent bond because chlorine having a electronegativity value is 3 and hydrogen having a 2.1. So chlorine is more electronegative than hydrogen. So this bonding pair is shifted towards the chlorine, and chlorine having a partially negative charge and hydrogen having a partially positive charge. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमें दिया गया है वो है 4.19 में. Arrange the bonds in order of increasing of ionic characteristics in the molecule. बहुत बढ़िया क्वेश्चंस यहां पे दिया हुआ है. यहां पे हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि बॉन्ड ऑर्डर्स की बात यहां पे दिखाई गई है. समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड ऑर्डर्स को हम किस तरह से यहाँ पे समझा सकते हैं. बॉन्ड ऑर्डर्स का हमें दिखाना है. द आयोनिक कैरेक्टर इन अ मॉलिक्यूल इज डिपेंडेंट अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूइंग एटम्स. द ग्रेटर इज द डिफरेंस, द ग्रेटर विल बी द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल. तो देखिए यहाँ पे मुझे मालूम है कि N2 है. आपको आयोनिक कैरेक्टर की बात यहाँ पे दिखानी है. तो आयोनिक कैरेक्टर में N2 तो 100% कोवेलेंट नॉन पोलर है. फिर ये SO2 आएगा, फिर ClF3 और ये आयोनिक बॉन्ड में चला जा रहा है. K2O और LiF की बात यहाँ पे दी हुई है. 4.20 में हमें क्वेश्चंस पूछा गया है कि द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड इज शोन एज बिलो इज करेक्ट बट सम ऑफ द बॉन्ड्स आर शोन इनकरेक्टली. सो राइट द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर फॉर एसिटिक एसिड. यहाँ पे देखिए कार्बन में यहाँ पे देखिए वैलेंसी 5 हो गई है और हाइड्रोजन की 2 हो गई, यानी ये करेक्ट नहीं है. यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की 2 होनी चाहिए, यहाँ पे 1 ही है. कार्बन की 4 होनी चाहिए, नहीं है. तो हमें मालूम है कि कार्बन की यहाँ पे हाइड्रोजन का जो शिफ्टिंग है वो यहाँ पे हम करा देंगे तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा. आपको समझ. और ऑक्सीजन के लॉन पेयर मुझे यहाँ पे लेने पड़ेंगे.
तो बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर इस तरह से हम दिखा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4.21 में यहाँ पे दिया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर मीथेन इज द स्क्वायर प्लेनर। हमें मालूम है कि 4 लोग को में रखना होगा तो हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ हम 90 डिग्री पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स है वो कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर में रहने चाहिए कार्बन के, बट वाई मीथेन इज नॉट अ स्क्वायर प्लेनर, क्यों नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ था जब हमने थियोरेटिकल बात यहाँ पे समझाई थी। तब हमें मालूम है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है 2s का वो यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए आप यहाँ पे जो कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है मीथेन में, तो वो टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए। अगर मुझे उसका जो स्क्वायर प्लेनर शेप मुझे करना पड़ेगा, सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम उसका क्या होना चाहिए, dsp2 होना चाहिए। dsp2 होगा तो ही स्क्वायर प्लेनर, तो उसके लिए d अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन हमें मालूम है कि कार्बन के पास d ऑर्बिटल्स नहीं होती है, तो यानी वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कर नहीं पाएगा, यानी वो स्क्वायर प्लेनर नहीं हो पाएगा। Moreover, with a bond angle of 90 in a square planar, the stability of methane will be very less because of the repulsion existing between the bond pair, and hence the VSEPR theory also supports a tetrahedral structure of methane. 4.22 में पूछा गया है कि explain why the BeH2 molecule has a zero dipole moment although the bond is polar in nature। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है कि बेरिलियम हाइड्राइड का जो ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कोई बेरिलियम जो सेंट्रल एटम है उसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है। सो देयर आर 2 बॉन्डेड पेयर, और 2 बॉन्डेड पेयर होने की वजह से वो AB2 टाइप होने की वजह से वो लीनियर शेप में चला गया है। सो लीनियर में क्या होगा कि हाइड्रोजन की और बेरिलियम की, राइट? सो द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच हाइड्रोजन बेरिलियम बॉन्ड आर इक्वल एंड आर इन ओपोजिट डायरेक्शंस। यहाँ पे जो आपको जो फिगर दिखाई गई ना वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये इस तरह से नहीं होगा। ये जो फिगर है ना वो कुछ इस तरह से चली जा रही है, यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ एरो है ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा करेक्शन है। Therefore, they nullify each other, so hence the BeH2 molecule has a zero dipole moment, यानी वो जीरो डाइपोल में चला जा रहा है। 4.23 में हमें पूछा गया है कि which out of ammonia and NF3 has a higher dipole moment and why? तो देखिए both molecules in NH3 and NF3 the central atom have a lone pair electrons होता है, and there are 3 bond pair, so both molecules have a pyramidal shape, हमें मालूम है। लेकिन फ्लोरीन है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन की बजाय, सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 में क्या हुआ, यहाँ पे पूरा ट्रैफिक है ना वो बिखर गया है, यानी आपके सेंट्रल एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट नहीं हो पा रही है। यहाँ पे क्या है, सभी है, लेकिन यहाँ से लॉन पेयर का तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन सभी यहाँ पे हो जाए तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? तो इसका जो मुझे NF3 में मिलना चाहिए तो वो 0.24 d/a है, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1.46 d/a मुझे मिल रहा है। So this can be explained on the basis of the directions of the dipole moments of each individual bonds in NF3 and NH3, and these directions can be shown as like that. So thus the resultant moment of the NH bond adds up to the bond moment of the lone pair, which is 2 being in the same direction, where of the 3 NF bond partly cancels the moment of the lone pair. So hence the net dipole moment मुझे NF3 का मिलेगा वो NH3 से थोड़ा कम मुझे मिलेगा। 4.24 What is meant by the hybridizations of atomic orbitals? And describe the shapes of sp, sp2 and sp3 hybrid orbitals. Clear? फिर से मैं दिखा रहा हूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और उसको मुझे sp2, sp3, sp3 से मुझे दिखाना पड़ेगा। So hybridization is defined as an intermixing of a set of atomic orbitals of slightly different energies
They're forming a new set of orbitals having a equivalent energies and saps. So for example, one s orbital hybridized with two 2p orbitals carbon to form a 3 new sp2 hybridized orbitals. And these hybrid orbitals have a minimum repulsion between their electron pair, so they are more stable. So hybridization helps indicate the geometry of the molecules. And the shape of sp hybrid orbitals, so hybrid orbitals have a linear shape and they are formed by the intermixing of s and p orbitals. देखिए यहाँ पे क्या है, s ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है और उसका कॉम्बिनेशन इंटरमिक्सिंग होने की वजह से 2 sp है और 2 sp को 180 में ही रखना पड़ेगा, लीनियर में ही होगा. sp2 की बात जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूं, तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है तो वो एक s और 2 p से बनी हुई है, यानी वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई और 3 को मुझे रखना हो तो 120 के बॉन्ड एंगल पे प्लेनर ही मुझे रखना पड़ेगा, राइट. sp3 की बात मुझे यहाँ पे दिखानी है तो 3 जो sp3 होती है तो वो इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल से ही फॉर्म होती है. तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल, यानी 109.28 के एंगल्स पे मुझे रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.25 वाला, मुझे दिखाया गया है कि डिस्क्राइब द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी ऑफ द एल्यूमिनियम एटम्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस. दिखाया गया, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है. यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और क्लोराइड के साथ प्रोसेस होने की वजह से AlCl4 माइनस में चला जा रहा है. अब देखिए द वैलेंस ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ एल्यूमिनियम इन ग्राउंड स्टेट में तो ये है क्योंकि उसका 13 है तो 3s2 और 3p1 होता है. बट द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द एल्यूमिनियम इन द एक्साइटेड स्टेट में वो यहाँ पे चला जाएगा. तो अभी देखिए आप यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, यानी ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राइगोनल अरेंजमेंट मुझे AlCl3 में मिल रहा है. समझ में आ रहा है. सो टू फॉर्म जब वो AlCl4 बना रहे हैं तो इसकी जो 3pz ऑर्बिटल्स है वो भी इन्वॉल्व होने की वजह से वो sp2 से sp3 में चला जाएगा. सो एज अ रिजल्ट द शेप गेट्स चेंज इनटू टेट्राहेड्रल, यानी वो जो प्लेनर में से टेट्राहेड्रल में चला गया है. क्लियर. नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो 4.26 है. सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया है. इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. यहाँ पे BF3 और NH3 से ये रिएक्शंस दिया हुआ है. तो हमें मालूम है कि बोरोन है BF3 वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी यहाँ पे sp2 का जो कॉम्बिनेशन है वो दिखाई दे रहा है. नाइट्रोजन में sp3 होता है तो नाइट्रोजन का जो sp3 है. तो मुझे मालूम है कि आफ्टर द रिएक्शंस अकर्ड, सो ये जो मुझे प्रोडक्ट मिल रही है BF3 NH3, राइट. सो इट्स फॉर्म्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन चेंजेस टू sp3, राइट. वो जो sp2 से sp3 में चला जाएगा. हाउएवर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन में कुछ हमें दिखाई नहीं देगा. तो यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से sp3 में चला जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन का जो है वो एज इट इज जो होना चाहिए वही रहेगा. 4.27 में हमें बात यहाँ पे समझाई गई है. ड्रॉ द डायग्राम्स शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इन C2H4 एंड C2H2 मॉलिक्यूल्स. तो C2H4 यानी हम इसको इथीन भी बोल सकते हैं या इथिलीन भी बोल सकते हैं. तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कार्बन एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इज 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1. So in the formation of ethane molecule, यहाँ पे ethene है. One sp2 hybrid orbitals of carbon overlaps an sp2 hybridized orbital of another carbon atom. So thereby they forming a CC sigma bond. And the remaining two sp2 hybrid of each carbon atom form an sp2 s sigma bond with two different hydrogen. So now the unhybridized orbital of one carbon atom undergoes sidewise overlapping with the orbital of a similar character present on another carbon atom to form a weak pi bond. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिगर आपको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग होने की वजह से वो जो बना रहे हैं. तो आप देखिए ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिग्मा है और प्लेन के एबाव है वो वहां पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है. इस तरह से हम C2H2 यानी हम उसको इथिलीन भी बोल सकते हैं और एसिटिलीन हम उसको बोलेंगे, या हम इसका IUPAC नेम है इथाइन. तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है
दो p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होती है. सो वन sp ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप्स विद द अदर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फॉर्मिंग अ cc sigma bond. And the second sp orbital of each carbon overlaps a half-filled 1s orbital to form a sigma bond. So, दो unhybridized 2p orbitals of first carbon atom undergo sidewise overlapping करेंगे दो बाकी की दो के साथ, तो दो पाई बॉन्ड बनाएंगे. सो ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा है और दूसरा दो क्या है, पाई है. अब देखिए यहाँ पे सिग्मा का भाई फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पाई का है और यहाँ पे सभी कंबाइंड हो गया है. ये देखिए पूरा सिग्मा में चला गया है और यहाँ पे दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है. ठीक है. 4.28 में हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मोलेक्यूल्स. तो अभी हमने देखा C2H2 में कितना है, तो कि तीन सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है. हमें दिखाई दे रहा है कि 1, 2 और 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है. और C2H4 में 1, 2, 3, 4, 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है. क्लियर. फिर से 4.29 में हमें दिया हुआ है कि कंसिडरिंग द एक्स एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस which out of the following will not form a sigma bond and why. Clear. देखिए आपको यहां पे दिया हुआ है कि considering the x axis as the internuclear axis which out of the following will not form a sigma bond and why. देखिए 1s और 1s है, 1s and 2px है, 2py orbitals will not form a sigma bond क्योंकि 2py साइड वे ओवरलैपिंग से हो जाएंगे. टेकिंग द x axis as the internuclear axis 2py and 2py orbitals will undergo lateral overlapping या हम उसको साइड ओवरलैपिंग भी बोलेंगे, तो वो पाई बॉन्ड में चला जाएगा. क्वेश्चन 4.30 में हमें यहाँ पे पूछा गया है कि which hybrid orbitals are used by carbon atoms in the following molecules. तो CH3 में हमें मालूम है कि दोनों sp3 हाइब्रिडाइज ही है, बराबर है. यहाँ पे भी हमें देखिए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 यानी sp3 होगा. यहाँ पे 1, 2, 3 सिग्मा है और एक पाई है, ये sp2 होगा. और यहाँ पे भी सेम वे sp2 यानी डबल बॉन्ड से जुड़े होने की वजह से कार्बन sp2 में चला जाएगा. सेम वे अभी C जो मेरा दिया हुआ है, देखिए अब 1, 2, 3, 4 है, सभी बॉन्डेड पेयर है, तो sp3 यहाँ पे भी देखिए sp3 ही है. फिर से आप देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 sp3 है, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड sp2 में चले जाएंगे और एक पाई है यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज में हो जाएगा. फिर से अब देखिए 1, 2, 3, 4 है, sp3 में है, 1, 2, 3, 4 है, लेकिन एक पाई बॉन्ड है यानी 3 ही सिग्मा है, तो वो sp2 में चला जाएगा. 4.31 में हमें पूछा गया है कि why do you understand by bond pairs and lone pairs of the electron and illustrate by giving one example of each type. जैसे हमें मालूम है कि when two atoms combine by sharing their one or more valence electron, a covalent bond is formed. The shared pairs of electron present between the bonded atoms are called bonded pair, and all valence electron may not participate in bonding. So the electrons pairs they do not participate in the bonding are called as lone pairs of electron. देखिए आपको इथेन है C2H6, तो उसमें 7 बॉन्डेड पेयर है, उसमें कोई भी लॉन पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं हो पा रही है. अब देखिए यहाँ पे तो कोई भी लॉन पेयर नहीं है, राइट. तो सभी उसमें जो है सेटिस्फाइड है, लेकिन वाटर में देखिए आप 2 लॉन पेयर है, आपको यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर दिखाई दे रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में जो डिस्टिंग्विश है वो मुझे दिखाना पड़ेगा. सो इट इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड, या हम उसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, उसको हम लैटरल या साइड ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं. द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग आर SS, SP और P और P. इन दिस बॉन्ड दे आर फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ P एंड P ऑर्बिटल्स ओनली. स्ट्रॉन्ग है, वीक है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियर. द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट सिमेट्रिकल. It consists of one electron cloud which is symmetrical about the internuclear axis. यहाँ पे there are 2 electron clouds lying above and below the plane of the atomic nucleus. So free rotation about sigma bond is possible, but the rotation is restricted in the case of pi bonds. तो यहाँ पे rotation हो सकता है, यहाँ पे rotations नहीं हो पा रहा है. फिर से 4.33 में हम चले जा रहे हैं. Explain the formation of H2 molecule on the basis of वैलेंस बॉन्ड थियरी.
तो ये तो पूरा हमें मालूम है, पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है. लेट अस एज्यूम दैट टू हाइड्रोजन एटम्स A and B with a nuclei Na and Nb and electrons Ea and Eb are taken to undergo a reactions to form a hydrogen molecule. When A and B are at large distance, there is no interactions between them. So as they begin to approach each other, the attractive and repulsive forces start operating. जैसे न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो Na और माइनस E एंड Nb माइनस Eb है. न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम में Na माइनस Eb और Nb माइनस E होगा. सो रिपल्सिव फोर्सेस अराइज बिटवीन, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स होते हैं तो वो Ea और Eb के, और न्यूक्लियस दोनों के Na और Nb के साथ जुड़े होने की वजह से, यानी यहाँ पे रिपल्सन का फोर्सेस यहाँ पे दिखाया है और यहाँ पे अट्रैक्शंस का फोर्सेस दिखाया हुआ है. So the forces of attractions brings the two atoms together, where the forces of repulsion they lends to push them apart. So magnitude of the attractive force is more than that of the repulsive forces. So hence the two atoms approach each other. So as a result, the potential energy decreasing, and finally a state is reached when the attractive forces balance the repulsive forces. The system acquires minimum energy. So this leads to the formation of dihydrogen molecule. Next है write the important conditions required for the linear combination of atomic orbitals, यानी LCAO की conditions क्या होती है. The combining atomic orbital must have the same or nearly the same energy. This means that in the homonuclear molecule, 1s atomic orbital of an atom can combine with 1s atomic orbital of another atom, not with the 2s orbital. The combining atomic orbital must have proper orientation to ensure that the overlap is maximum. Then the extent of overlap should be large. तो ये तीन जो पॉइंट्स का एजेंडा है वो हमें LCAO में दिखाई दे रहा है. 4.35 में हमें यहाँ पे पूछा गया है use molecular orbital theory to explain why the Be2 molecule does not exist. बेरिलियम का हमें मालूम है 1s2 2s2 है, यानी दो बेरिलियम जुड़ेंगे तो उसका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में है और बाकी के 4 एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर में होने के वजह से द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है. 4.36 में हमें पूछा गया है कि कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. हमें O2, O2 प्लस, O2 माइनस और O2 माइनस 2 की बात समझाई गई है. मैंने आपको थियरी में भी समझाया हुआ था. देखिए O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है. हमें मालूम है उसका बॉन्ड ऑर्डर है वो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का बात में, क्योंकि 1s ऑर्बिटल इसलिए उसने 8-4 की बात की हुई है, लेकिन यहाँ पे होता है 10- की बात से हम दिखा सकते हैं. सिमिलरली इस तरह से हम जो हमारा O2 प्लस का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैन बी रिटर्न एज O2 प्लस का, तो उसका 2.5 है, और सेम वे उसका O2 माइनस 2 का भी हम देख रहे हैं O2 माइनस 2 का. तो O2 माइनस 2 का यहाँ पे देखिए 8-5 यानी 3/2 यानी 1.5 में चला गया है. बॉन्ड ऑर्डर देखिए 2, 2.5 और यहाँ पे क्या हो गया है 1.5 पे चला गया है. समझ में आ रहा है आपको. और O2 माइनस 2 का भी हमें दिया हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है. सो द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मिला था, यहाँ पे कम है, और कम और कम होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है. फिर से राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्लस एंड माइनस शोन इन रिप्रेजेंटेटिंग द ऑर्बिटल्स. ये बहुत बार क्वांटम मैकेनिक्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. मोलेकुलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेटेड बाय वेव फंक्शन से दिखाई दे रहा है. सो प्लस साइन इन ऑर्बिटल इंडिकेट्स अ पॉजिटिव वेव फंक्शन, माइनस का मतलब है नेगेटिव वेव फंक्शन की बात यहाँ पे दिखाई दे रही है. 4.38 का मतलब है डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5. तो हमें मालूम है कि 3s का इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट्स में से एक्साइटेड होकर यहाँ पे चला जाएगा, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा. ये सब कुछ हमें मालूम है. और उसमें व्हाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. अभी देखिए हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहेंगे
तो PCl5 में हमें देखिए यहाँ पे 3 है, वो जो है यहाँ पे दिखा है इक्विटोरियल है और बाकी के 2 एक्सियल में है। तो 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स इन PCl5, इसमें से 3 है वो एक प्लेन पे है 120 के, और दिस बॉन्ड आर कॉल्ड एन इक्विटोरियल बॉन्ड एंड द रिमेनिंग 2 PCl bonds are make an angle of 90 and axial. So as the axial bond pairs suffer more repulsion from the equatorial bond pair, so axial bonds are slightly longer than the equatorial bonds. तो वो थोड़ा लंबा, क्योंकि लंबा भी इस तरह से डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट होने की वजह से वो थोड़े अपने जो हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, उसका कंट्रीब्यूशन डी का होने की वजह से वो थोड़े पतले यानी थीनर होने की वजह से वो आगे निकल गए हैं। 4.39 डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इट इज वीकर और स्ट्रॉन्गर देन द वान डर वाल्स फोर्सेस। अब देखिए, a hydrogen bond is defined as an attractive force acting between the hydrogen attached to an electronegative atom of one molecule and the electronegative atom of a different molecule, right? Due to a difference between electronegativities, the bond pair between hydrogen and the electronegative atom gets drifted far away from the hydrogen atom. So as a result, a hydrogen atom becomes electropositive, while with respect to the other atom, it acquires the positive charge. So the magnitude of hydrogen bonding is maximum in the solid state and minimum in the gaseous state. हमें मालूम है कि 2 प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इंटरमोलेक्युलर और इंट्रामोलेक्युलर। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द वान डर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि उसका जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो एक्सट्रीम होता है। तो ये भी देखा। और ये जो हमारा एक्सरसाइज का आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 4.40, what is meant by term bond order and calculate the bond order of N2, O2, O2 plus and O2 minus। तो बॉन्ड ऑर्डर का तो हमें मालूम है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग and anti-bonding orbitals of a molecule. So Na is the number of electron present in bonding orbitals and Nb is the number of anti-bonding orbitals का bond order है। If Nb is greater than Na तो हम बोलेंगे बॉन्ड स्टेबल है। अगर Na ज्यादा हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा तो बॉन्ड अनस्टेबल होता है। फिर से हम देखेंगे नाइट्रोजन की बात यहाँ पे दिखाई गई, 14 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो 10-4/2 है यानी 3 है। मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन में भी अभी हमने देखा था कि उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो मुझे 2 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाने की वजह से। अभी O2 प्लस का भी हमने देखा था 2.5, मुझे यहाँ पे O2 प्लस का भी मुझे मिल रहा है, और O2-2 का भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि O2-2 का मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स का हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। सो 17 इलेक्ट्रॉन्स का जो कैलकुलेशन है वो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि 1/2 8-5, लेकिन यहाँ से उसमें क्या हुआ है कि वो जो K और K वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो 1.5 है, तो O2-2 का बॉन्ड ऑर्डर है वो यहाँ पे मुझे 1.5 मिल रहा है। तो ये जो पूरा एक्सरसाइज है आपको देखना पड़ेगा। 1 to 40 जो पूरे क्वेश्चंस अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए हुए हैं, उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको भेजी हुई है। आप फिर से पीडीएफ भी एक बार देख लीजिए। आपको अभी भी कोई दिक्कत हो रही है, कोई क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप भी कीजिए, या मुझे अपना डाउट्स है उसकी जो क्वेरीज है वो मुझे दिखाइए। तो ये जो मेरा जो मैं अभी मेरी जो अपनी स्टाइल है वो क्या है कि मेरा जो पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है वो डिटेल में ले जाने के बाद में मैं नंबर 2 ये करना चाहता था एक्सरसाइज। अभी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर होता है तो हम उसका भी पूरा सॉल्यूशन करने के बाद हम जो कोई एक रेफरेंस बुक होती है उसके सभी एमसीक्यूज देखने के बाद फिर हम ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये हमारा जो प्रपोज्ड प्लानिंग है वो मैंने आपको समझाया हुआ है। आज हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जैसे मिलेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर की बात समझाई गई है। एग्जाम्पलर यानी वो एनसीईआरटी की ही एक बुक होती है जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, 1 करेक्ट आंसर, मोर देन 1 करेक्ट आंसर, मैच द मैट्रिक्स होते हैं, फिर एसर्टेशन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं, लॉन्ग आंसर आते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशंस है वो भी हम देखेंगे ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बना रहे और कोई भी क्वेश्चंस हम स्किप नहीं करेंगे। आप समझ जाइए, ये कोरोना है तो इसलिए मैं कोई स्किप करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए।
समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से मैं भी आपके साथ इतनी तरह से जो वर्क कर रहा हूं, तो आप भी मुझे इस तरह से वर्क करके दिखाइए और आपका प्रॉब्लम्स है, आपकी जो क्वेरीज है वो मुझे पुटअप कीजिए ताकि मैं आपको अच्छी तरह से उसको समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।